हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज अश्वनी मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इसके पहले के वीडियो के विषय में आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आप लोग उस वीडियो को पहले देखिए। इसके पहले जो हमने आप लोगों को बताया हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी, कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पिछले वीडियो में ये सारी बातें बताई गई और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट, कैसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट को फाइंड आउट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का हम कैसे जो है डायमेंशन यूज करते हैं और निकालते हैं, सारी बातें पिछले वीडियो में बताई गई हैं। और आज हम यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस बताएंगे, कैसे जो है डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग यूज करेंगे, डायमेंशन का यूज करके कौन कौन सी चीज़ हम लोग करेक्ट दिखा सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, जिससे ये 100% आप लोगों को समझ में आ सके। यूजेज ऑफ डायमेंशन में पहला है कि कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी कि कैसे हम लोग, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर एमकेएस सिस्टम में कोई वैल्यू है 10 दिया गया है, 10 न्यूटन, तो कह रहे हैं सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग इस कन्वर्जन के द्वारा पढ़ेंगे और इसके अनुसार ये बताया गया है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की चेंजेबल नहीं होती है। ये फर्स्ट लॉ बताता है। और सेकंड जो फर्स्ट यूज बताता है, सेकंड यूज जो है, किसी भी इक्वेशन को हम लोग बता सकते हैं ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। जैसे अगर हम लोग बात करें b बराबर न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, b बराबर u प्लस ए टी, तो ये जो आपका फर्स्ट लॉ है डिराइव किया गया है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। और तीसरा है कि हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिलेशन स्थापित कर सकते हैं किसी भी या वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है और उसमें हम लोग एक रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। उन सबको डायमेंशन में कैसे हम लोग डायमेंशनली बता सकते हैं कि इसका रिलेशन क्या होगा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और उसी फर्स्ट पॉइंट से हम एग्जाम्पल के साथ इस कन्वर्जन को देखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट यूज, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन टू अनदर यूनिट्स और वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो एक इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिस्टम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या फिजिकल क्वांटिटी होगी, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग यूनिट इज कांस्टेंट। कहने का मतलब, जो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मान लीजिए 15 लिया गया, और कह रहे हैं कि इसके जो जिस यूनिट के करस्पॉन्डिंग होगी, मान लीजिए न्यूटन है। ठीक है, ये अब इसको मान लीजिए ये दूसरी यूनिट में कन्वर्ट हो जा रहा है, दूसरी यूनिट में मान लीजिए कोई वैल्यू आ रही है 16 आ जा रही है, और ये मान लीजिए सीजीएस में डाइन में चेंज हो रही है, और अगर डाइन में चेंज हो रही थी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कह रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाइड बाय इट्स करस्पॉन्डिंग यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस सपोज p इज द वैल्यू, फिजिकल वैल्यू। p अगर फिजिकल वैल्यू है तो कह रहे हैं पहले सिस्टम में, मान लीजिए पहला सिस्टम n1 है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और उस सिस्टम को हम u1 कर देते हैं। ये कह रहे हैं कांस्टेंट होगा तो p, यानी कि p ही होगा दूसरी यूनिट में भी। मान लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है
और यूनिट जो है U2 से प्रदर्शित कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू P। P मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट ये फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी वैल्यू आएगी ये कांस्टेंट होगा। ये आपका फर्स्ट बताता है लॉ। अगर हम लोग इसमें डायमेंशन मान लें, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इफ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम लोग इसके डायमेंशन A, B और C मान लेते हैं, किसके करस्पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग टू मास, लेंथ एज वेल एज टाइम। मास, लेंथ और टाइम के करस्पॉन्डिंग जो डायमेंशंस हैं फिजिकल क्वांटिटी के, वो हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी मान लिया। कहने का मतलब मास के जो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी के हैं वो ए माने, लेंथ के बी और सी मान लिया गया टाइम का। ठीक है। अगर हम लोग जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? देन दी डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? डायमेंशंस लिख दिए और डायमेंशनल जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा एम। इसका कह रहे हैं डायमेंशन ए है तो पावर ए हो जाएगा, एल डायमेंशन बी है पावर बी, और टी यानी कि टाइम उसका पावर सी हो जाएगा। तो ये डायमेंशंस हो जाएंगे। अब कह रहे हैं अगर फंडामेंटल यूनिट्स इन वन सिस्टम, अगर हम पहले सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं, अब इसमें हम लोग ये कह दें कि इफ़ फंडामेंटल यूनिट्स इन वन सिस्टम is M1, L1, T1 and fundamental units in other system, इसको भी हम लोग मान लेते हैं, लेट्स से M2, L2 एंड T2 ये कंसीडर कर लिए गए हैं। तब इनका जो डायमेंशन हो जाएगा, अगर हमने फंडामेंटल यूनिट्स ले लिया M1, L1, T1 तो डायमेंशन हो जाएगा, चूँकि ए बी सी सारी फिजिकल क्वांटिटी जो ली गई है, मास, लेंथ, डायमेंशनल क्वांटिटी जो भी लिया गया है, मास लिया गया है तो मास का ए क्वांटिटी है, डायमेंशंस ए है, और लेंथ का बी, टाइम का सी लिया गया है। ठीक, इस प्रकार से हमने कंसीडर किया है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू मिल जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस वी गेट, ये M1 इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा N1। अब U जो हमें मिला, ये फर्स्ट सिस्टम, ये मिला M1, L1, T1 और कह रहे हैं इसका पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C हो जाएगा, चूँकि डायमेंशंस हमने A, B और C माने थे। अच्छा, इक्वल टू दूसरी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? N2 न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें भी हमने M2 माना है, इसका भी डायमेंशन A हो जाएगा, L2 डायमेंशन B हो जाएगा, T2 डायमेंशन C हो जाएगा। इसके बाद ये जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस यूज, दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब डायमेंशनली हम अगर ये निकालना चाहें तो N1 बराबर लिख सकते हैं N2, M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C अपान M2 पावर A,
L2 B और T2 C हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सरल करेंगे तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि ये पावर जो है n2 इंटू हो जाएगा m1 अपान m2 पावर a हो जाएगा, L1 अपान L2 पावर b हो जाएगा और T1 अपान T2 पावर c हो जाएगा। इस प्रकार से ये रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एक रिलेशन मिला। फॉर अंडरस्टैंडिंग जस्ट वी टेक एग्जाम्पल बाय विच यू ऑल मोर अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे आप लोग इसको पूरी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो स्टूडेंट ये देखेंगे जो अभी बताए n1 बराबर लिख दिया गया गलती से, ये n2 m1 अपान m2 पावर a, L1 अपान L2 पावर b और T1 अपान T2 पावर c। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये n2 होगा और यहाँ n1 होगा, नहीं तो ये m2 अपान m1 हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान देंगे तो उसको जो है आप लोग सही कर लेंगे। तो देखिए ये हमें कन्वर्ट करना है सेकंड यूनिट में। फार्मूला यही है, n1 m1 अपान m2 पावर a फार्मूले के साथ देखेंगे m1 पावर a, L1 पावर b, T1 पावर c बराबर होगा m2 m2 पावर a, L2 पावर b और T2 पावर c, ये होगा। तो n2 बराबर हम लोगों को निकालना है, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर हो जाएगा m1 अपान m2 पावर a, L1 अपान L2 पावर b, T1 अपान T2 पावर c पावर c। चूँकि हमें n2 का मान चाहिए तो n2 बराबर n1 की वैल्यू 1 न्यूटन है। अब ये देखना है न्यूटन किस सिस्टम में है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है। ये MKS सिस्टम में है, न्यूटन किस सिस्टम में है, MKS। डाइन किस में है, CGS सिस्टम में। MKS सिस्टम आप लोग पिछला वीडियो देखेंगे, पहला वीडियो तो CGS सिस्टम के विषय में हमने बताया है कि कैसे MKS, CGS या PS किस प्रकार के सिस्टम है और क्या इनकी विशेषता है, वो सारी बातें हमने बता दिया है। तो आप लोग जहां इस सिस्टम को समझने में दिक्कत हो, पिछला वीडियो जाइए और प्लेलिस्ट में और देख सकते हैं आप लोग। तो ये MKS सिस्टम में है, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। कहने का मतलब जो 1 आपका है वो ये मीटर में है, नहीं ये किलोग्राम में है पहला, तो किलोग्राम। ये CGS में आपको यानी कि ग्राम में लिखना है, बस ध्यान से आप लोगों को समझ लेना है, ये ग्राम में लिखना है। पावर A, फिर इसके बाद इसका डायमेंशन लिख देते हैं, तो उसके अनुसार पावर। जो न्यूटन है, न्यूटन का डायमेंशन कितना होता है, न्यूटन का मतलब होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन अगर हम लोग लिखेंगे वो फोर्स की यूनिट है, यानी कि L T⁻² हो जाएगा। तो इसका मतलब m पावर 1 होगा, L पावर 1 होगा, T⁻², यानी कि जो A की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी।
इसके बाद L1 L2, L1 मीटर है और L2 सेंटीमीटर है। पावर ये भी 1 है तो पावर 1 लिख दिए। फिर इसके बाद T1 T2 दोनों में सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है। पावर B हो जाएगा, सॉरी पावर C की वैल्यू कितनी है -2। फिर इसको हम लोग सरल कर देते हैं, ये किलो, इसको ग्राम में कर देते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा केवल ग्राम। और पावर चूँकि 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मीटर को 100 मीटर लिख सकते हैं, सॉरी 100 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर ही रह जाएगा। और सेकंड बटे सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, पावर जो भी होगा वो उसी प्रकार से रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये 10 पावर 3, ये 10 पावर 2, यानी कि 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2 सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 पावर 5, और यूनिट आपकी डाइन होगी। क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और एग्जांपल लिए हैं जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स 100 न्यूटन। 100 न्यूटन लिया गया है फोर्स। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स ये होता है MLT पावर -2, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि चेंज कर दीजिए, ये क्या वैल्यू होगी अगर उस सिस्टम में मीटर, किलोग्राम और मिनट लिया जाए, ठीक है। तो फार्मूला यही बनेगा, N1 M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C बराबर होगा N2 M1 पावर M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C, ये होगा। इसको हम लोग सरल करते हैं तो ये मिल जाता है M1 अपान M2, इधर N2 बराबर मिलता है N1, M1 अपान M2 पावर A, L1 अपान L2 पावर B और T1 अपान T2 पावर C, ये हमें प्राप्त होता है। वैल्यू रख देनी है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन वैल्यू रखेंगे। ये किस में है, सिस्टम में, मीटर, सॉरी मास जो आपका है केजी में है, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मास केजी में है पहली यूनिट, तो ये केजी अपान दूसरी जो है, दूसरी यूनिट में भी केजी लेना है, केजी ले लेते हैं। पावर A तो पावर ये 1, ये भी 1, तो पावर 1 हो गया। इसके बाद L1, हमें L1 पहले मीटर में दिया भी है और मीटर में L2 भी करना है, तो मीटर अपान मीटर, पावर अगेन 1 हो जाएगा, यहाँ 1। फिर इसके बाद T1 हमारा सेकंड है इसमें, ठीक। और इसमें मिनट लिया गया है, इसमें मिनट हमें बताना है, तो सेकंड अपान मिनट हो जाएगा और ये पावर -2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और इसके बाद हम लोग इसको सरल करेंगे। यहाँ सरल करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100, ये कैंसिल इंटू 1, ये कैंसिल इंटू 1। इसके बाद ये मिनट सेकंड अपान
मिनट है तो 60 सेकंड हो जाएगा, पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये कैंसिल्ड हो जाएगा। फिर n2 बराबर जो है क्या आ जाएगा, n2 बराबर लिखेंगे तो 100 इंटू 1 तो 100, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/60, 1/60 पावर माइनस 2। इसको और सरल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू, ये 1 इधर सरल कर देते हैं, 1/60 ऐसे लिख सकते हैं इसको, पावर 2। इसको सरल करेंगे तो 60, ये जो है 1/1 हो जाएगा, ये तो ये ऊपर नोट डाउन कर दिया जाएगा, 60 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 60 इंटू 60, सरल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 3600, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 पावर 4, और सरल करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 पावर 5। ये किस यूनिट में आई, इसको जो है उस यूनिट में निकाला गया है केजी मीटर, केजी या मीटर पर मिनट स्क्वायर। ये आपकी n2 हो गई, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बस 1 यूनिट से दूसरी यूनिट में इंटरचेंज हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो हमेशा समान रह रही है। तो आई होप दिस यूज ऑफ डायमेंशन इज क्लियर अबाउट एवरीथिंग ऑफ फर्स्ट यूज in case of dimension. Now we have just going to discuss about second use of dimension, to correctness of dimensionally to correctness of equation। किसी इक्वेशन को कैसे हम लोग डायमेंशनली करेक्ट कर सकते हैं, तो चलते हैं उसको देखते हैं। ये बताया गया है इसी में कि कोई भी इक्वेशन कब डायमेंशनली करेक्ट होगा। वो डायमेंशनली करेक्ट तभी हो सकता है जब उसके डायमेंशन इक्वल हों। डायमेंशन इक्वल होंगे तो वो डायमेंशनली करेक्ट। सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कैसे, हाउ टू चेक द इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग। दिस इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन भी इसे कहा जाता है। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ईच टर्म इन एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इक्वल। ईच टर्म की बात की गई है, मतलब किसी भी इक्वेशन में प्रत्येक टर्म जो है उसके डायमेंशन आपस में इक्वल होंगे। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और दिस इज आल्सो कॉल्ड टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ये जो करेक्टनेस है इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए। एग्जांपल मान लीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लेते हैं, u + at। इसको हमें देखना, ईच टर्म देखना है, प्रत्येक टर्म को देखना है। जैसे ये v है तो इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा, b और u तो बेग हैं, बराबर होंगे ही होंगे। और दूसरा एक ले लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। b² बराबर u² + 2gh, ठीक है। ये एक इक्वेशन आपका है।
या फिर हम लोग ए एस ले लेते हैं। आप लोग एकदम धीरे से समझिए और अच्छे से, ठीक है। इसको हमें दिखाना है कि इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सब एक ही है, तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि ये इक्वेशन मोशन का है, न्यूटन ने दिया है तो करेक्ट तो है ही, तो उसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या डायमेंशनली इट इज़ आल्सो करेक्ट। इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल टी पावर -1, एज यू नो ऑल ऑफ यू। इफ़ यू आर नॉट नो अबाउट दैट, देन you can go in the playlist of my channel and see the video how to find dimension of a physical quantity। तो आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए। तो इसका भी हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन इसका, और डायमेंशन चूँकि ये भी वेलोसिटी है तो इसका तो एल टी पावर -1 का स्क्वायर इसका भी होगा और इसका भी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट करने का मतलब है कि जो डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ as होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन अभी हमने निकाला, इसका स्क्वायर है, u स्क्वायर का हमने निकाला डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आई, वो आई एल स्क्वायर टी पावर -2। इसी के बराबर इसका डायमेंशन आना चाहिए। एक्सीलरेशन का क्या होता है, एल टी पावर -2 एक्सीलरेशन का होता है। और ये चूँकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का हम क्या करते हैं, एल से लेते हैं और सरल किए तो एल स्क्वायर पावर टी पावर -2 आ गया। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट, सॉरी ईच टर्म देयर आर, सिंस ईच टर्म इन द above इक्वेशन आर इक्वल, आर डायमेंशनली इक्वल, hence it is dimensionally correct, hence it is dimensionally correct, यानी कि ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। इस प्रकार से और भी हम लोग इक्वेशन चेक कर सकते हैं, सभी जो है डायमेंशनल करेक्ट होंगे। तो इसको आप लोग जो है प्रैक्टिस में इक्वेशन ऑफ मोशंस के सभी जो तीनों इक्वेशंस है उसको करिए, और इसके बाद सर्कुलर मोशन में भी इक्वेशन है उसको भी आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग सेकंड पोर्शन में जाएंगे तो सेकंड पोर्शन में भी आप लोग इसको डायमेंशनली करेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को देखना है फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, उसका भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देख लेते हैं, फोर्स है तो डायमेंशन ऑफ f बराबर होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या होगा, फोर्स की एल पावर -2 होता है, एम ए मास यानी कि एम होगा मास का, ए का एल पावर -2 होता है, सेम दोनों हो गए, यानी कि डायमेंशनली बोथ आर इक्वल, हेंस दिस इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, थर्ड जो यूज है डायमेंशन का, कैसे हम लोग थर्ड का यूज करते हैं, कैसे हम लोग किसी भी इक्वेशन को स्टेबलाइज करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। और जहाँ समस्या हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन है कैसे हम लोग जो है एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं अगर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी दी गई हो, जबकि वेरियस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो आपको गिवन होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को हम रिलेशन में इस्टेब्लिश करके आप लोगों को दिखाते हैं। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो फार्मूला है उसमें जो है टी, जो आपका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ
सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये हमें गिवन है। गिवन क्या है? मास ऑफ मेटालिक या बाब लिख देते हैं, मास ऑफ बाब पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ थ्रेड यल पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये जो है डिपेंड अपॉन दीज थिंग्स यम यल एंड जी। इफ let us say mass m having dimension a, l, b and c is also having g is having c. After written the dimension of these quantities, let's say कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, हम लोग जो है एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए। इसके बाद हम लोग जो है डायमेंशन इसका लिखते हैं। पहले देखते हैं कि कैसे इसके जो है ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटा देते हैं। उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिए विच इज़ डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस है, मतलब ये इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यम पावर ए, यल पावर बी और जी पावर सी। अगर हम इसके डायमेंशन लिखें, हमने फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, अब इन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नोट डाउन करेंगे। जबकि ये दिया गया था कि ये किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, वो रिलेशन दिया गया था कि मास और लेंथ ऑफ थ्रेड। जैसे इस प्रकार से हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया था, ये मेटालिक बाब लिया गया सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग, तो इसकी जो लेंथ है यल और इसका जो मास लिया गया है वो यम लिया गया है, और कह रहे हैं ये दिस इज अफेक्टेड बाय दी ग्रेविटी जी, ये ग्रेविटी जी से अफेक्ट होता है। तो डायमेंशन लिखने पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशन लिखेंगे टी का, तो ये हो जाएगा टी पावर एम पावर 0, यल पावर 0 और टी पावर 1 लिख देंगे। दूसरी तरफ के डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मीन्स इट हैज़ नो डायमेंशन। यम का डायमेंशन यम होता है, ठीक। मास है, मास का डायमेंशन हम लोग लेंगे तो यम, तो इसको यम पावर ए लिखेंगे। यल का डायमेंशन कैपिटल यल होता है। इसके बाद डायमेंशन लिखने पे जी ग्रेविटी है, ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन यल टी पावर -2 होती है, और ये पावर सी हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको हमने नोट डाउन कर लिया डायमेंशन के रूप में। अब ये कह रहे हैं कि डायमेंशनली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि इन सबके जो है डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। ये डायमेंशन को लिख करके हम सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यम पावर ए, यल पावर बी और ये यल पावर सी, तो बी प्लस सी, और यल पावर टी पावर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2c हो जाएगा। तो ये डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो यहाँ से लिख सकते हैं यम पावर ए 0 है, यहाँ यम बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट भी बराबर होने चाहिए, यानी कि a बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है
कि इसका डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए। तो यल यानी कि सेकंड जो आएगा b प्लस सी बराबर भी 0 आना चाहिए, और जो थर्ड है वो -2c बराबर 1 होना चाहिए। तो यहाँ जब हम लोग वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी a बराबर 0 हो गई, b प्लस सी बराबर 0, तो c का मान हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग -2c बराबर 1 इम्प्लाइज करेगा c बराबर -1/2। ठीक, दूसरी तरफ इस इक्वेशन में यानी कि b प्लस है -1/2, c का मान -1/2 बराबर 0 है, तो b इज इक्वल टू 1/2। a b और c के मान प्राप्त हो गए, ये b बराबर है, a का मान ये प्राप्त हुआ है 0, b का मान प्राप्त हुआ है 1/2 और c की वैल्यू प्राप्त हुई है -1/2। इसको हम लोग उसी फार्मूले में रख देते हैं। ठीक है, फार्मूला जो हम लोगों को प्राप्त हुआ था इक्वेशन 1, अगर हम लिखे नहीं थे तो आप लोग समझ लीजिए कि जो t पावर t बराबर k, ये m पावर a, l पावर b और g पावर c था, उसको इक्वेशन 1 आप लोग रखिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा k, और इसकी वैल्यू m पावर a यानी कि m पावर 0 हो जाएगी, l पावर b की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और g पावर -1/2 c। ठीक, तो ये वैल्यू हमने रख दिया। t बराबर क्या आ गया k, m पावर 0, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √l, और इसको लिख सकते हैं 1/√g, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √l/g आ जाएगा t बराबर, और k की वैल्यू जो आती है वो 2 पाई आती है, और 2 पाई को हम लोग इस प्रकार से दिखा देते हैं, और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है ये 2 पाई, तो k इज इक्वल टू 2 पाई √l/g। इस प्रकार से हमने इसको इस्टेब्लिश कर दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा था और 9 में पढ़ा होगा कि t बराबर 2 पाई √l/g प्राप्त होता है। जो हमें दिया नहीं गया था, हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था, उसके रिलेशन दिए गए थे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू गिवन फिजिकल क्वांटिटी, और वो दिया था कि इट इज़ डिपेंड ऑन दी मेटेलिक मास ऑफ मेटेलिक बॉब, लेंथ ऑफ लाइट स्ट्रिंग एंड ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन। ये चीज़ें आपको दी गई थी, और जो उसी से हमने जो है डायमेंशनल की सहायता से ये रिलेशन प्राप्त कर लिया। तो आप लोग किसी भी रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं पहले और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की सहायता से। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। आज नेक्स्ट में हम आप लोगों को और भी बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल बताएंगे।